हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट। बहुत सारे स्कूल में बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं और काफ़ियों के होने वाले हैं मिड टर्म असेसमेंट्स एंड ऑल। तो आई वॉज हैविंग गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि इस चैप्टर को जल्दी से पढ़ा दूँ। सो हेयर आई एम विद द वीडियो। ये पूरा एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर के लिए। और इफ़ यू वांट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। मैं बहुत जल्दी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस चैप्टर से वो भी अपलोड कर दूंगी फॉर श्योर। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेदर, क्लाइमेट, ये सब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एग्जैक्टली क्या होता है ये सब आप इस वीडियो में समझा रही होंगी मैं, और आप लोगों को इस चैप्टर में बेसिकली सारी चीज़ें अराउंड वेदर एंड क्लाइमेट ही पढ़नी और समझनी है। ठीक है, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एक पहला थोड़ा सा आपके में एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या होते हैं। देखो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम सनी, क्लाउडी, विंडी, रेनी या फिर सल्ट्री जैसे जो टर्म्स हैं, शब्द हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं वेदर कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए। यस, फिर एक्चुअली जो ये टर्म्स होते हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन कौन कौन से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जो जैसे कि एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड्स एंड विजिबिलिटी। ये सारे जो मैंने आपको बताए, पहला कौन सा था, आई एम मार्किंग इट अगेन, एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड्स एंड विजिबिलिटी। बेसिकली फॉग की वजह से कितना देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो ये सब जो है दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो हमें ये समझ में आया कि हम जो डे टू डे लाइफ में टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्लेन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जैसे कि एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑल ऑफ दीज 7 थिंग्स, ये जो कंडीशंस है दीज आर बेसिकली दी एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। Weather is defined as the state of air temperature, atmospheric pressure, humidity, precipitation and winds in the atmosphere at a given place and time. मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि एक दी हुई एक गिवन जगह पे और एक स्पेसिफिक टाइम में एटमॉस्फेयर में क्या स्टेट है एयर टेम्परेचर का, क्या स्टेट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और विंड्स। प्रेसिपिटेशन शब्द आप काफ़ी जगह यहाँ पे सुन रहे हो। बेसिकली आप यूँ समझो जो स्नोफॉल होती है, और अगर आपने को हिल स्टोन्स पता है और जो बारिश होती है, ये सब प्रेसिपिटेशन के कैटेगरी में आते हैं। क्या होता है एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे, तो अभी इसमें मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहती हूँ। इसलिए विंड आपको पता है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सारे जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर इनके बारे में हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, सो डोंट वरी कि कौन सा टर्म क्या होता है। बेसिकली आपको एक आइडिया पता है, एयर टेम्परेचर से हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक नया टर्म आपके लिए हो सकता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है वो भी किस टर्म्स में मेजर किया था, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। सो डोंट वरी, अभी आप एग्जैक्टली ऐसे टर्म समझो कि वेदर क्या होता है। एक गिवन प्लेस और टाइम में एटमॉस्फेयर में एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और विंड्स, इन 5 चीज़ों का क्या स्टेट है एटमॉस्फेयर में किसी गिवन प्लेस और टाइम पे, उसको हम कहते हैं वेदर। कंडीशंस ऑफ जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर है उसकी जो कंडीशन होती हैं वो वक्त के साथ साथ और जगह के साथ साथ बदलती रहती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वेदर है, चेंज इन वेदर है, वो एक कंटिन्यूअस फिनोमिनन है, क्योंकि वो स्टिल नहीं रहता है और चेंज होता रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट गिव रीजन है जो एग्जाम्स में आता रहता है। वाई वेदर इज़ अ कंटिन्यूअस फिनोमिनन, रीजन बीइंग कि जो कंडीशंस होती हैं वेदर के एलिमेंट्स की वो समय के साथ साथ और जगह के साथ साथ बदलती रहती हैं। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट वेदर होता है गिवन प्लेस और टाइम के लिए। ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट जो है वो काफ़ी साल तक, 35 से 40 साल तक एक लार्ज रीजन के लिए सेम रहता है। इसकी भी डेफिनेशन कुछ मिलती जुलती है। इसका हम कहते हैं एवरेज ओवरऑल कंडीशन ऑफ द एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड विंड्स। वही 5 चीज़ें हैं जो हमने वेदर में पढ़ी थी, पर वेदर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात कर रहे होते हैं
और एक छोटी सी जगह के लिए, एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं, पर जब हम क्लाइमेट बात करते हैं तो हम एवरेज ओवरऑल कंडीशन लेते हैं उन्हीं 5 एलिमेंट्स ऑफ वेदर का। और इसमें हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं तो इसी लार्ज रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 35 से 40 साल के लिए, जो किसी भी जगह का क्लाइमेट होता है वो मोर और लेस हर साल सेम ही रहता है। एयर टेम्परेचर, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको ये लगेगा इस चैप्टर में, बट अगर आप इसको रटने की कोशिश करोगे तो आपको मुश्किल लगेगा, समझ के पढ़ो। कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स समझ गए तो सब समझ जाओगे। सोलर रेडिएशन इज द वेरी फर्स्ट टर्म। जो सन होता है, हमारा जो सूरज होता है, वो हीट और लाइट एनर्जी रेडिएट करता है, जो उसकी रेज होती हैं वो हमारे अर्थ तक पहुंचाती हैं हीट और लाइट एनर्जी को। ठीक है, ये जो एनर्जी आती है, हीट और लाइट एनर्जी, इसको कहते हैं हम सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन का बहुत छोटा सा पार्ट, तकरीबन 200 मिलियन सोलर रेडिएशन में सिर्फ एक सोलर रेडिएशन ही अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है, यानी बहुत छोटा पार्ट पहुंचता है सोलर रेडिएशन का सन से अर्थ तक, अर्थ की सरफेस तक। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे कितना सोलर रेडिएशन पहुंचता है, जो अर्थ का जो सरफेस है वो कितना सोलर रेडिएशन रिसीव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंसोलेशन। जो वर्ड इंसोलेशन है, ये सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इंसुलेशन नहीं, हम इंसोलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इंसोलेशन है ये कहाँ से डराइव किया गया है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इससे ये जो शब्द है इंसोलेशन, ये डिराइव किया गया है। अब अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो इंसोलेशन हमने क्या पढ़ा? इंसोलेशन वो अमाउंट है सोलर रेडिएशन का जो कि अर्थ की सरफेस पे पहुंच पा रहा है। सो इफ यू पे अटेंशन ऑन द पिक्चर विच इज देयर हियर, तो यहाँ पे देखो ये अर्थ जो ये रेज है, ये जो पहुंच रही है, क्या पहुंच रही है? अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। और सोलर रेडिएशन क्या होती है? सोलर रेडिएशन इज द हीट एंड लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी जो अर्थ एमिट करता है, सॉरी जो सन एमिट करता है। और सोलर रेडिएशन का जो पार्ट, जो अमाउंट अर्थ पे पहुंचता है, उसे हम नाम दे देते हैं इंसोलेशन। जो अर्थ का सरफेस होता है, मैक्सिमम इंसोलेशन जो है वो अब्जॉर्ब करता है, मतलब मैक्सिमम इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करता है दिन के वक्त में। रात के समय में जो हीट जो कि दिन में एब्जॉर्ब की गई थी वो वापस से रेडिएट कर दी जाती है, और जो हीट रेडिएट कर दी जाती है शाम में, रात में, शाम में, उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। दिन भर जो भी इंसोलेशन यानी कि सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस ने एब्जॉर्ब करी है वो रात के वक्त में वापस से रेडिएट कर दी जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर, और जो ये रेडिएट करी जाती है हीट, दिस इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट होती है वो मोस्टली कैसे एब्जॉर्ब की जाती है? बाय द गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बोला कि जो रेडिएशन होती है वो बैक इनटू द एटमॉस्फेयर रेडिएट करी जाती है। जब एटमॉस्फेयर में करते हैं, रेडिएट होती है, तो जो एब्जॉर्ब कैसे होगी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? वो एब्जॉर्ब होती है बाय गैसेस, बाय वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। जो एटमॉस्फेयर होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा हीट होता है एज कम्पेयर टू जो भी उसकी हीट रेडिएशन से वो हीट होता है बाय इंसोलेशन। सही है। अगर हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करी जाए तो जो सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर से पास करता है अर्थ के सरफेस में पहुंचने से पहले, अर्थ के सरफेस पर पहुंचने से पहले जो सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर से पास थ्रू करता है वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली हीट नहीं करता है, लेकिन जो सोलर रेडिएशन होता है वो अर्थ के सरफेस को डायरेक्टली हीट कर देता है। मैंने दो बात कही। मैंने नंबर 1 ये कहा कि सोलर रेडिएशन जो कि अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से पहले एटमॉस्फेयर से पास करता है वो एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली हीट नहीं करेगा, लेकिन सोलर रेडिएशन जो कि अर्थ के सरफेस को जो सोलर रेडिएशन होती है वो अर्थ के सरफेस को डायरेक्टली हीट कर देती है। जो अर्थ के सरफेस पे एयर रेस्ट कर रही होती है वो
जो अर्थ के हॉट सरफेस में कांटेक्ट में जब आती है तो वो भी हीट हो जाती है। ये जो हीट होती है ये फर्दर ट्रांसमिट करी जाती है एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में, और एटमॉस्फेयर जो है वो हीट हो जाता है। एयर टेम्परेचर किसी भी जगह का डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है कि वो जो जगह है वो कितना इंसोलेशन रिसीव कर रही है। इन जनरल जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव होता है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से के तरफ से हट के पोल्स की तरफ जाते हैं, और डिक्रीज होता है ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो बी अवेयर ऑफ दिस। क्या कहा मैंने? जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कोई भी जगह रिसीव करती है वो कम होती होती जाती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट जो कि अर्थ का सरफेस रिसीव करता है। अर्थ जो है वो 3 हीट जोन्स में डिवाइडेड है। जो हीट जोन्स का पूरा है इमेज वो हमें यहाँ पे आपको लगा दी है, नंबर 1, नंबर 2 एंड योर नंबर 3। आप अपनी बुक में चेक कर लीजिए। आई बिलीव आपके में फ्रिजिड जोन भी मेंशन होगा। अगर आपके में फ्रिजिड जोन भी, हाँ आपके में ऐसे ही मेंशन होगा। आई विल टेल यू, ये नॉर्थ साउथ में यहाँ पे डिवाइडेड है। मैं आपको बता देती हूँ 3 हीट जोन्स कौन कौन से हैं। 3 हीट जोन होते हैं। फ्रिजिड जोन आप नॉर्थ साउथ यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रिजिड जोन हो गया, देन वी हैव दी टेम्परेट जोन। आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, जस्ट स्टडी दैट टेबल। उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, वो आप एक बार खुद पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। फिर हमारा आ जाता है टॉरिड जोन। ठीक है, दीज आर दी 3 हीट जोन्स ऑन दी ऑफ द अर्थ। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो जो एयर है उसका वेट होता है। जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर होता है वो अपना वेट प्रेशर के फॉर्म में अर्थ के सरफेस पर एक्सर्ट करता है। इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर का जो वेट होता है वो अपने वेट को अर्थ के सरफेस पे एज प्रेशर एक्सर्ट करता है, और इस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर कॉलम का जो वेट होता है स्टैंडिंग ओवर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, बेसिकली कहने का मतलब है 1 स्क्वायर, ये है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया इज मोर देन 1 किलोग्राम। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन सी लेवल पे तकरीबन 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, या फिर इसे हम और कह सकते हैं 1013 मिली बार इन दी बैरोमीटर। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन मिली बार एंड मिलीमीटर। मिली बार जो है इट इज द यूनिट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वहीं पर जो मिलीमीटर होता है इट इज फॉर वेरी स्मॉल लेंस। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशंस होती हैं वो किस वजह से होती है? 4 रीजंस आर देयर। नंबर 1, टेम्परेचर ऑफ द एयर, डेंसिटी ऑफ द एयर। डेंसिटी अगर आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू, डेंसिटी इज नथिंग बट मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द मीन सी लेवल, मीन सी लेवल्स के कितना ऊपर है कोई भी जगह की हाइट, और एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, और जितना भी जो ये टर्म है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन दी एयर, इसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको अभी एक जिस्ट देने के लिए यहाँ पे बता दिया है। जो एयर अर्थ के सरफेस पे रेस्ट कर रही होती है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो। अभी जब आगे सी ब्रीज लैंड ब्रीज समझोगे तो आपको ईजी होगा। अर्थ के सरफेस पे जो एयर होती है वो एक्सपैंड करती है जब वो हीट होती है। हीट कैसे होती है? जब सोलर रेडिएशन आती है, इंसोलेशन जब रिसीव होती है तब। ठीक है, जो अर्थ का सरफेस है उस पर जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो हीट हो जाती है, और हीट होने पे वो एक्सपैंड कर जाएगी और फिर हल्की हो जाएगी, बिकम्स लाइट। तो हम ये कह सकते हैं इसको पढ़ने के बाद कि जो अर्थ के सरफेस पे एयर है क्या होगा वो यहाँ पे ट्रायंगल का मतलब है हीट हो गई, तो वो क्या करेगी? वो एक्सपैंड कर जाएगी, और एक बार वो एक्सपैंड करेगी तो फिर वो लाइट बन जाएगी, मतलब हल्की हो जाएगी वो हवा। आगे क्या होता है, लेट्स स्टडी। अब जब लाइट बन जाएगी तो अपवर्ड वो राइज कर जाएगी और लो प्रेशर एरिया बना देगी। क्या कहा मैंने? जब वो हल्की बन गई तो वो राइज करेगी अपवर्ड्स, और अपवर्ड्स राइज करने के बाद
वो एरिया कैसा बनाएगी? लो प्रेशर एरिया। नाउ वी कम बैक एंड स्टडी अगेन। इन कॉन्ट्रास्ट जो कोल्ड एयर होती है, यहाँ पे हमने किस एयर की बात करी? हमने बात करी जो एयर हीट हो गई थी। ट्राइंगल मीन्स हीट। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हॉट एयर, गर्म हवा की। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कूल एयर की, ठंडी हवा की, जो ठंडी हवा होती है वो क्या करेगी? क्या वो एक्सपैंड करेगी? नहीं, एक्सपैंड वो नहीं करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एकदम ऊपर वाला जो आपने लिखा है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। कूल एयर जो है वो क्या करेगी? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फिर वो क्या बन जाएगी? वो हैवी बन जाएगी। हैवी बनने के बाद क्या होगा? हैवी बनने के बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। जब वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो एरिया कौन सा बनाएगी? हाई प्रेशर एरिया। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं हॉट एयर की तो क्या होगा? वो एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करने पे वो लाइट बन जाएगी, लाइट बनने के बाद वो अपवर्ड राइज कर जाएगी, और अपवर्ड राइज करने पर वो लो प्रेशर एरिया बनाएगी। वहीं पर अगर ठंडी हवा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर वो भारी हो जाएगी, नीचे वो सेटल कर जाएगी, और सेटल डाउन होने के बाद वो हाई प्रेशर एरिया बनाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टेंडेंसी होती है कि वो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैं यहाँ पे AP लिख रही हूँ, वो कम हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक ऑल्टीट्यूड बढ़ा तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। मॉइस्ट एयर जो होती है वो ड्राई एयर से कम प्रेशर एक्सर्ट करती है, आ सकता है MCQ में। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडिफाई कर देता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करी जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हाईएस्ट होता है मीन सी लेवल पे। माउंटेन्स पे जो थिकनेस और डेंसिटी होती है एयर कॉलम की वो कम होती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस वजह से कम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है अर्थ के सर्फेस में वो सेम क्यों नहीं होता है? अगेन ये रीजनिंग में आता है। रीजन बीइंग अनइक्वल हीटिंग। जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ का वो अनइक्वल हीटे होता है, यानी वो ऐसा नहीं होता कि हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जाएगी, अलग अलग हीट होती है, इस वजह से अलग अलग एयर प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। प्रेशर बेल्ट्स की बात करिए तो 4 प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। नंबर 1, 4 प्रेशर बेल्ट मैं आपको कैटेगरी बता रही हूँ, सब टॉपिक वाइज वो और होती हैं। लिसन टू मी केयरफुली। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एक ही होती है, वो एक्सटेंड करती है 5 डिग्रीज नॉर्थ एंड ये 5 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स 2 होती हैं नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स में, जो कि 30 डिग्रीज एंड 35 डिग्रीज लैटिट्यूड में एक्सटेंड करती हैं। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स भी 2 होती हैं, वन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अदर इन सदर्न हेमिस्फीयर। दोनों ही एक्सटेंड करती हैं 60 और 70 डिग्री लैटिट्यूड्स में। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं अराउंड द नॉर्थ पोल एंड अराउंड द साउथ पोल। बेसिकली इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एक होती है, ये 2 होती है, ये भी 2 होती है, एंड दिस इज ऑल्सो 2 to 4 to 6 1 7, टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो कौन कौन सी क्या प्रेशर बेल्ट्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। यहाँ पे कुछ अभी वेस्टर्लाइज ट्रेड्स जैसी जो चीज़ें वो आपको समझ में ना आ रही हो, डो नॉट वरी, अभी हम पढ़ेंगे विंड्स के बारे में, आपको सब क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज विंड्स। जो विंड होती है वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर जो होती है, जो हवा हॉरिजॉन्टली मूव करेगी वो विंड होती है। ये आप याद कर लो, आप हमेशा यही डेफिनेशन पढ़ोगे विंड में अप टिल क्लास 9th and 10th मोस्टली। वेरिएशंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब जो हवा होती है वो मूव क्यों करती है? मूव इसलिए करती है क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें जो वेरिएशंस होती हैं उसकी वजह से हवा का मूवमेंट होता है। जो हवा एयर का वर्टिकल मूवमेंट होगा वो एयर करंट होगा, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो विंड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन विंड एंड एयर करंट। विंड जो होती है वो हमेशा हमेशा एट ऑल कॉस्ट हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में ही ब्लो करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
जो विंड्स होती हैं वो जिस भी जगह से डायरेक्शन से ब्लो करती हैं उनके ऊपर उसका नाम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल कोई विंड अगर वेस्टर्न साइड से ब्लो करेगी तो उसका हम कह देते हैं कि वो वेस्ट विंड है. अर्थ के रोटेशन की वजह से जो विंड्स होती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. हम ब्रॉडली विंड्स को 3 मेजर टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं: प्लैनेटरी, पीरियोडिक और लोकल विंड्स. टाइप्स ऑफ विंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो. प्राइमरी विंड्स, प्लैनेटरी विंड्स एक बात है, सेकेंडरी पीरियोडिक, थर्ड इज टर्शियरी और द लोकल विंड्स. आप मेरी एक बात समझो, जो प्राइमरी विंड्स होती हैं जैसे यानी कि प्लैनेटरी विंड्स जो हैं 3 होती हैं: ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज, पोलर विंड्स. राइट. मूविंग फॉरवर्ड, पीरियोडिक विंड्स 3 टाइप की होती हैं अगैन: मॉनसून, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज एंड दी माउंटेन एंड वैली ब्रीजेज. आपके में माउंटेन एंड वैली नहीं, आपके में मॉनसून और लैंड एंड सी ब्रीज ही है कोर्स में, सो विल नॉट लुक एट दिस. और यहाँ पे भी ईस्टरलाइज नहीं, बेसिकली हम सिर्फ पोलर विंड्स की बात करते हैं. लोकल विंड्स, एज वी मूव फॉरवर्ड हम देखेंगे क्या क्या हमारे कोर्स में है, हम वही पढ़ेंगे. लोकल विंड्स बहुत सारी होती हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकल विंड्स होती हैं, इसलिए आप कुछ डेफिनेट नहीं कह सकते कि कितनी है. ओवरऑल एक नंबर डेफिनेटली होता है. दैट्स नॉट इन योर कोर्स. बट ये जो टाइप्स ऑफ विंड है इसका आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं. प्लैनेटरी विंड्स वो विंड्स होती हैं, इनको हम और क्या नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं परमानेंट विंड्स, इनको हम कहते हैं प्रिवेलिंग विंड या फिर प्लैनेटरी विंड. जो कुछ विंड्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली यानी पूरा साल ब्लो करती रहती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो परमानेंटली ब्लो करेंगे, आप उसको रोक नहीं सकते. ठीक, वो होती हैं प्लैनेटरी विंड्स और प्रिवेलिंग और परमानेंट विंड्स. ये जो विंड्स होती हैं वो ओरिजिनेट क्यों करती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ सर्फेस. अर्थ के सरफेस पे जो परमानेंट हाई और लो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी की वजह से ये विंड्स ओरिजिनेट करती हैं. 3 मेन टाइप्स की प्लैनेटरी विंड्स होती हैं: ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड पोलर विंड्स. आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो. देयर इज नथिंग फॉर मी टू एक्सप्लेन ओवर हियर. ये बेसिकली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स हैं. यहाँ पे बीच में आपका इक्वेटर आता है एंड दीज आर द ट्रेड विंड्स एंड द वेस्टर्लाइज. और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आपकी पोलर विंड्स प्रेजेंट होती हैं. मोस्टली ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो सब ट्रॉपिकल, कहाँ से कहाँ तक ब्लो कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक दोनों ही हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं. नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ब्लो करेंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट वो ब्लो करेंगी. इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और सदर्न हेमिस्फीयर में हम इसे कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. मूविंग फॉरवर्ड नाउ वी हैव वेस्टर्लाइज. ये सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स तक दोनों हेमिस्फीयर में ब्लो करती हैं. कहाँ से कहाँ तक ब्लो करती हैं? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. सदर्न हेमिस्फीयर में करेंगे नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट. एक बात का ध्यान रखना, साउथ ईस्ट लिखा है कि साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट. अच्छे से इसको प्रिपेयर करना सच दैट आप भूलो मत, क्योंकि बच्चे एग्जाम में पेपर लिखते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कौन से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलर विंड के बारे में. ठीक है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम इन्हें कहते हैं साउथ वेस्टर्लाइज और सदर्न में कहते हैं हम इन्हें नॉर्थ वेस्टर्लाइज. सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मासेस एब्सेंट होते हैं, खास तौर पे 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, यानी 40, 50, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पे लैंड मासेस जो होते हैं वो मोस्टली एब्सेंट होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में. इस वजह से जो वेस्टर्लाइज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में ब्लो करती हैं और 40 डिग्रीज पे हम इन्हें कहते हैं रोरिंग 40s, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हम इन्हें कहते हैं फ्यूरियस 50s और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हम कहते हैं इनको स्क्रीमिंग 60s. यू शुड बी नोइंग दिस. पोलर विंड्स जो होती हैं वो पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स में प्रेजेंट होती हैं दोनों ही हेमिस्फीयर में. नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में ये ब्लो करेंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. सदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट ब्लो करती हैं. इन विंड्स को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड्स एंड साउथ ईस्ट पोलर विंड्स. ये विंड्स बहुत ज़्यादा ठंडी और ड्राई होती हैं, सूखी होती है, इसमें मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट होता है. पीरियोडिक विंड्स वो विंड्स होती हैं जो
इनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करेंगी पीरियोडिकली, डेफिनेट डायरेक्शन में, साल के या दिन के एक पर्टिकुलर पीरियड में ही वो ब्लो करेंगी, हर वक्त नहीं ब्लो करती, एक उनका डेफिनेट होता है फिक्स की इसी वक्त वो ब्लो करेंगी। और ऐसी विंड्स को कहते हैं पीरियोडिक विंड्स। इनका रीज़न क्या होता है, कैसे कॉज होती हैं? रीज़न इज जो अर्थ का सरफेस होता है वो उसमें जो हीट और कूलिंग होती है, हीटिंग और कूलिंग वो इक्वली नहीं होती है। अनइक्वल हीटिंग और कूलिंग की वजह से अर्थ के सरफेस पे में जब अनइक्वल हीटिंग और कूलिंग होती है उसकी वजह से पीरियोडिक विंड्स कॉज होती हैं। मेन टाइप्स ऑफ पीरियोडिक विंड्स की बात करी जाए तो वो होती हैं मॉनसून विंड, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। नाउ इफ आई मूव टू द टॉपिक ऑफ मॉनसून विंड्स का जो नाम आया है वो अरबिक वर्ड मौसम से आया है जिसका मतलब होता है सीजन। ट्रॉपिकल एरियाज में शार्प डिफरेंस होता है समर और विंटर टेम्परेचर में बिटवीन द इंटीरियर, कॉन्टिनेंट के अंदर की तरफ और जो वाटर बॉडीज के सराउंडिंग, तो एक काफ़ी ज़्यादा शार्प डिफरेंस होता है जो हम नोट कर सकते हैं। और इस वजह से जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो सीजन के साथ साथ मतलब जब सीजन बदलता है तो वो अपना डायरेक्शन भी बदल लेती हैं। और ये जो विंड्स होती हैं ये बेस्ट डेवलप कहाँ पे करती हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो आसपास के एरियाज होते हैं। सी और लैंड ब्रीज जो होती हैं वो कोस्टल एरियाज के नैरो स्ट्राइप्स पे ब्लो करती हैं। डे टाइम में जो लैंड होती है, अब देखो ध्यान समझना, यहाँ से सी ब्रीज शुरू होता है, दिन के वक्त पे जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू जो समुद्र में पानी होता है। ठीक, अब जब लैंड है वो गर्म हो गई ज़्यादा तो क्या होगा? लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। ठीक है, और इस वजह से जो ठंडी विंड होगी सी से वो लैंड की तरफ आ जाएगी। ध्यान से सुनो, जब दिन के वक्त में, अच्छा अगर आपसे सी ब्रीज पूछा जाएगा आप पूरा यहाँ से लिखोगे, ठीक है। जब दिन का वक्त होता है तो जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू जो पास में समुद्र या नदी जो भी होता है, बेसिक मोस्टली सॉरी समुद्र, सी। ठीक है, इससे क्या होता है? लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। लो प्रेशर एरिया कैसे डेवलप होगा? मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, जब ज़मीन गर्म होती है, जो वहाँ पे एयर होती है वो गर्म हो जाती है, सिर्फ तो ज़मीन भी गर्म हो गई। तो जब ऐसा होता है तो जो हॉट एयर होती है वो एक्सपैंड करेगी, उसके बाद वो हल्की हो जाएगी, फिर वो राइज करेगी, है ना? इस तरह मैंने आपको पढ़ाया था। बेसिकली एट द एंड लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा लैंड के ऊपर। यहाँ पे लो प्रेशर है तो क्या होगा? और जो हमारी हवा होती है वो कहाँ से ब्लो करती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर कहाँ हुआ? समुद्र में हाई प्रेशर है, तो सी से हाई प्रेशर है वहाँ से वो ब्लो करके आएगी टूवर्ड्स दी लैंड। जो ब्लो करके आ रही है वो कूलर विंड है, ठंडी विंड है, तभी तो वहाँ पे हाई प्रेशर है। तो वहाँ से जो विंड है, हवा है, वो उड़ के कहाँ पे आएगी? ज़मीन की तरफ पे आएगी। और इस जो हवा उड़ के आती है इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। आई होप आपको समझ में आया हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ज़मीन गर्म हो गई तो यहाँ पे ये राइज कर जाएगी और यहाँ पे कौन सा एरिया हो गया? यहाँ पे लो प्रेशर एरिया हो गया। यहाँ पे ठंडा है तो हाई प्रेशर एरिया हो गया। जो विंड होती है उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया पे जाएगी। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर है तो हवा यहाँ पे चली जाएगी लो प्रेशर एरिया की तरफ पे, और जो ये हवा गई इसी को हम कहते हैं सी ब्रीज। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। अब ये हमने बात करें, एक बार याद रखना, जब हम सी ब्रीज की बात करते हैं तो वो हमेशा सूरज की मौजूदगी में होगी। लैंड ब्रीज की अगर हम बात करें तो हमेशा रात में होती है। रात में क्या होता है? रेडिएशन की वजह से जो ज़मीन होती है वो एडजॉइनिंग सी, जो पास का सी होता है, उसकी कंपैरिजन में जो ज़मीन होती है वो काफ़ी ठंडी होती है। इसकी वजह से जो ज़मीन होती है उसके ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया आ जाएगा और जो सी होती है उसकी तरफ डेफिनेटली लो प्रेशर एरिया होगा, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म है एज़ कम्पेयर टू द लैंड। तो होता क्या है कि जो लैंड पर ठंडी हवा है वो सी की तरफ उड़ के चली जाती है, और जो सी की तरफ उड़ के जाती है हवा ज़मीन से की तरफ से, वो होती है लैंड ब्रीज। लेट्स लुक एट द इमेज। अब यहाँ पे देखो, सी जो है वो ज़्यादा गर्म है, वार्म है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर एरिया होगा? यहाँ पे होगा हमारा हाई प्रेशर एरिया। ये हो गया हमारा हाई प्रेशर एरिया, ये हो गया हमारा लो प्रेशर एरिया, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन ठंडी होती है।
लेट मी यूज ब्लैक पेन। हाँ, हाई प्रेशर एरिया हो गया, वो लो प्रेशर एरिया हो गया। अब जो विंड होती है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया फ्लो करेगी, ब्लो करेगी। तो जो ब्रीज थी, हवा थी, वो इधर ब्लो कर जाएगी, और जो ये हवा ब्लो करती है सी की तरफ से लैंड की तरफ पे, वो होती है लैंड ब्रीज, राइट। लोकल विंड्स की बात करी जाए तो दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में विंड्स ब्लो करती हैं स्मॉल एरिया में, जिनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये शॉर्ट पीरियड के लिए ब्लो करती हैं, इन्हें हम कहते हैं लोकल विंड्स। मोस्टली सीजनल होती हैं और उनका जो नाम होता है वो रीजनल लैंग्वेज से ही डिराइव किया जाता है। कुछ लोकल विंड्स कौन कौन सी हैं, लेट्स सी, आपके जो कोर्स में है। जो लू होती है, ये आपने इंडिया में काफ़ी नाम सुना होगा। नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स में ये ब्लो करती हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हॉट ड्राई डस्टी विंड, और मई और जून में ही आपको मिलती हैं ब्लो करती हुई। जो चिनूक है, ये एक वार्म और ड्राई विंड है जो रॉकी नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स के ईस्टर्न साइड पे ब्लो करती हैं। इसको हम स्नो ईटर भी कहते हैं। रीजन बीइंग जो माउंटेन में जो स्नो होती है उस इसके इन्फ्लुएंस की वजह से स्नो की जो माउंटेन पे जो स्नो होती है वो बहुत जल्दी रैपिडली मेल्ट कर जाती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द चिनूक विंड। FOEHN, आप इसे जैसे प्रोनाउंस करना चाहें, इट्स योर विश, एंड बट आपको ये इंश्योर करना है कि आप इसकी स्पेलिंग सही लिख रहे हो, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। ये वार्म और ड्राई विंड है जो कि यूरोप में एल्प्स जो माउंटेन्स है उसके अक्रॉस ब्लो करती है और विंटर में ब्लो करती है। फ्रांस में ग्रेप्स की राइपनिंग में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती है। हरमाटन एक वार्म और ड्राई विंड है जो कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है वहाँ पे ब्लो करती है और ट्रॉपिक की डैम्प हीट से ये रिलीफ प्रोवाइड करती है। मूविंग फॉरवर्ड, ह्यूमिडिटी की बात आ जाती है। पहले हम ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे, देन द टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। एक्चुअली यहाँ पे एक स्लाइड मिसिंग है, आई बिलीव। यस, ओके, लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी फर्स्ट। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो वो दो टाइप की होती है ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दूसरी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें तो एयर में जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बेसिकली, ठीक है। ये इक्वेटर की तरफ पे हाई होती है और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज करती जाती है। और एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक गिवन टेम्परेचर पे एयर में प्रेजेंट है अपॉन मैक्सिमम कैपेसिटी जो कि एयर की है, वो उस टेम्परेचर पे जो मॉइस्चर मैक्सिमम कैपेसिटी पे होल्ड कर सकती है एयर, उसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। बेसिकली रेशियो की हम बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप रेशियो को फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि एयर में एक गिवन टेम्परेचर पे प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम कैपेसिटी है एयर की कि वो उस टेम्परेचर पे कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, वो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसको अगर मैं आपको शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो अपनी बुक में, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि प्रेजेंट है, या पूरा लिख लेना, आई एम नॉट राइटिंग इट हेयर, जो कि प्रेजेंट है, अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन में आता है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड मॉइस्चर एट दैट टेम्परेचर। ये होती है हमारा, इसका जो ये जो रेशियो होता है ये होता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको आप एक्चुअली ये फ्रैक्शन फॉर्म है, अगर रेशियो फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, एक्चुअल अमाउंट और जो पूरा आपका स्टेटमेंट है इज टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड मॉइस्चर एट दैट टेम्परेचर। ये हमेशा परसेंटेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस करते हैं और इस वजह से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन को डिटरमाइन करेगी, वहीं पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसकी पॉसिबिलिटी को डिटरमाइन करेगी। कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूँ तो मॉइस्ट एयर जो होती है वो अपवर्ड राइज करती है तो वो ठंडी बन जाती है और जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है, इसको कहते हैं हम कंडेंसेशन। आई नो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, स्टेट चेंज करता है, ज्योग्राफी में हम थोड़ा इसको इस तरह से लिखते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा वही होता है। एडिशनली सिंस इट्स ज्योग्राफी
तो कुछ और कॉन्सेप्ट्स की हम बात करते हैं। बेसिकली जो मॉइस्ट एयर है वो अपवर्ड जब राइज करेगी तो वो ठंडी हो जाएगी, और जब वो ठंडी हो जाती है अपवर्ड राइज करके जो वाटर वेपर होती है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगी। ये जो प्रोसेस है इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं उसके अराउंड ही कंडेंसेशन टेक प्लेस करती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं कंडेंसेशन के वो होते हैं ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ड्यू की बात करी जाए तो जो लॉन्ग विंटर नाइट रात जब ठंडी का मौसम होता है तो रात जो नाइट्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। ऐसे मौसम में क्या होता है, जो ग्रासेस, लीव्स, फ्लावर्स और जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो रेडिएशन की वजह से ठंडे हो जाते हैं। जब मॉइस्ट एयर कांटेक्ट में आती है ऐसी कोल्ड सर्फेसेस में तो जो वाटर वेपर होती है वो उस पर कंडेंस कर जाती है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं उनको हम कहते हैं ड्यू। लेकिन हाउएवर इफ जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर जाता है तो टाइनी आइस पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। जो ये टाइनी आइस पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं इसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट। अगेन मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव क्लाउड्स। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अच्छे से समझना। जब वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स जो कि एयर में प्रेजेंट हैं उसके अराउंड जब कंडेंस करती है तो जो मास फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं क्लाउड। क्लाउड्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं बाय लाइट एयर मूवमेंट। एयर के हल्के से मूवमेंट से भी वो क्लाउड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने शेप और हाइट जिस पे वो फॉर्म हो रहे होते हैं उसके डिपेंडिंग। तीन मेन टाइप ऑफ क्लाउड्स होते हैं, सिरस, स्ट्रैटस एंड क्यूमुलस। यहाँ पे सारा आपको दिखा है, कहीं कहीं आपको देख रहा होगा कुछ एक्स्ट्रा चीजें, सिर्फ जो आपके कोर्स में उतना पढ़ो। सिरस, stratus and I believe it is cumulus. Yes. स्ट्रैटस देखो कौन से लैटिट्यूड पे है, यहाँ पे ये लो है। क्यूमुलस इफ यू कैन सी तो ये थोड़ा इधर पे आता है। और दूसरा आपके कोर्स में कौन सा है, सिरस। सिरस ये हाई ऑल्टीट्यूड पे है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। सिरस क्लाउड्स जो होते हैं ये हाई ऑल्टीट्यूड पे फॉर्म करते हैं। इनका हेयर लाइक अपीयरेंस होता है, इनमें टाइनी आइस क्रिस्टल्स होते हैं और ये ड्राई वेदर को इंडिकेट करते हैं। ये ब्रिलियंट कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट। स्ट्रैटस क्लाउड्स जो होते हैं वो लो लेवल क्लाउड्स होते हैं, इनका यूनिफॉर्म लेयर्स होती हैं। रेन और स्नो ये प्रोवाइड करते हैं और मोस्टली थंडर और लाइटनिंग से वो अकम्पनीड होती है। क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, वाइड स्प्रेड होते हैं, फ्लैट बेस होता है। मोस्टली इनको हम एसोसिएट करते हैं नॉर्मल फेयर वेदर से, लेकिन समटाइम्स ये थंडर क्लाउड्स भी बन सकते हैं। जो रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं उनका जनरली लो लेवल क्लाउड्स होते हैं और उनको हम प्रीफिक्स या सफिक्स दे देते हैं निम्बस। अगर कोई भी क्लाउड के नाम के आगे यानी प्रीफिक्स या बाद में यानी सफिक्स लगा हुआ है निम्बस, दैट मीन्स कि वो रेन बेयरिंग क्लाउड्स है एंड जनरली वो लो लेवल क्लाउड्स ही होते हैं। जो शब्द निम्बस है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव है जिसका मतलब होता है रेनी क्लाउड। क्यूमोलोनिम्बस एक एग्जाम्पल है रेन बियरिंग क्लाउड का, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसमें भी काफ़ी जगहों पे निम्बस लगा है आगे पीछे, वो रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं। प्रेसिपिटेशन की अगर बात करी जाए तो जब वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ ज्वाइन करते हैं तो वो साइज में ग्रो होते जाते हैं अनटिल एंड अनलेस वो हवा में फ्लोट नहीं कर पा रहे होते, उनका इतना ज़्यादा वेट हो जाता है, मास हो जाता है, तब वो एज वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर स्नो के फ्लेक्स के फॉर्म में वो फॉल डाउन करते हैं। और जब ऐसा होता है इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। मेन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर रेन, ड्रिजल, हेन एंड स्नो। अब हमें बेसिकली यही पढ़ना है। देखो रेन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन जब भी वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में आकर करेगी उसे हम कहते हैं रेन। रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का, डिपेंडिंग अपॉन की जो हवा है वो कितनी गर्म या कितनी मॉइस्ट एयर है उसके बेसिस पे जो रेनफॉल है वो तीन टाइप की होती है, ओरोग्राफिक, कन्वेंशनल एंड साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल जब एक माउंटेन या फिर हिल मॉइस्चर लेडन विंड्स के रास्ते में आ जाता है तो जो मॉइस्ट एयर का मास होता है वो फोर्स हो जाता है कि वो उसकी स्लोप के अलोंग ही असेंड करे। जैसे जैसे मॉइस्ट एयर का मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कूलिंग होती जाएगी। इसके बाद क्या होगा, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। इसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर रिलीफ रेनफॉल।
जो विंडवर्ड साइड होता है माउंटेन का, उसको ज़्यादा रेनफॉल मिलती है एज कम्पेयर टू द लीवर्ड साइड। आपकी बुक में जो डायग्राम है उसको देखो, उसमें दिया हुआ है जो विंडवर्ड साइड है उसको ज़्यादा बारिश मिलती है, रेनफॉल मिलती है एज कम्पेयर टू द लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लीवर्ड साइड पे जो एयर होती है वो डिसेंड कर जाती है और ज़्यादा गर्म हो जाती है, इस वजह से जो लीवर्ड साइड है उसे कम रेनफॉल मिलती है और लीवर्ड साइड को हम रेन शैडो एरिया भी कहते हैं। रीज़न यही है, एयर जो है लीवर्ड साइड पे डिसेंड कर जाएगी और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ये रीजनिंग यहाँ पे आती है। कन्वेंशनल रेनफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो जब एयर अर्थ के हॉट सरफेस में कांटेक्ट में आती है तो वो गर्म हो जाएगी, गर्म होने पे वो लाइट हो जाएगी और लाइट होने पे वो राइज कर जाएगी। और अगर अपवर्ड राइज कर रही है तो डेफिनेटली ऐसे ही चलेगी, ऐसे तो राइज करने से रही, ठीक है, सीधे ही करेगी। और जब सीधे करेगी तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ एयर मूवमेंट इज कॉल्ड एयर करंट, तो वो एयर करंट के फॉर्म में राइज करेगी। जब वार्म एयर करंट एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स में पहुंचता है तो वो एक्सपैंड करता है और अपनी हीट को लूज कर देता है, इससे कंडेंसेशन होता है और किसकी फॉर्मेशन होती है? क्यूमुलस क्लाउड्स की। जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं ये सडन और हैवी रेनफॉल देते हैं अलोंग विद थंडर एंड लाइटनिंग। सडन एंड हैवी रेनफॉल अलोंग विद थंडर एंड लाइटनिंग, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये इक्वेटोरियल रीजन में लगभग एवरीडे एक्सपीरियंस की जाती है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन के पास के जो एरियाज होते हैं उसकी जो कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से कन्वेंशनल रेनफॉर्म वहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में लगभग हर दिन होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल जो है वो जनरली, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है कुछ टाइपिंग एरर, एसोसिएट करी जाती है विद साइक्लोन्स ट्रॉपिकल रीजन में, और अगर टेम्परेट रीजन में बात करती है तो हम उसे एसोसिएट करते हैं विद डिप्रेशंस। दिस इज नॉट अबाउट द मेंटल हेल्थ डिप्रेशन, ये दूसरा डिप्रेशन है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जो विंड होती है वो हर डायरेक्शन से ब्लो करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लो प्रेशर एरिया। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट जो हम बात करते हैं जब हम साइक्लोन के डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो जो ये विंड्स होती हैं ये डेवलप करेंगी एक स्पाइरल मोशन जो कि ग्रेट स्पीड में होता है, और इससे जो एयर होती है वो वर्ल करके ऊपर राइज कर जाती है। यदि एयर मॉइस्ट है तो सडन अपलिफ्टिंग जो है उससे कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर हो जाता है, अल्टीमेटली लीडिंग टू रेनफॉल। इसे हम कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है? जब वार्म और कोल्ड एयर मासेस मीट करते हैं तो जो लाइट वार्म एयर मास है वो ओवरराइड कर जाएगा, और जो बाउंड्री होती है दोनों एयर मासेस के बीच में उसे हम फ्रंट कहते हैं। कंडेंसेशन जो है वो वार्म एयर मास में टेक प्लेस करेगा और रेनफॉल जो है वो साइक्लोन के पाथ में आकर करेगी। इस टाइप की रेनफॉल को हम कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल। ये कॉमन कहाँ पे होती है? वेस्टर्न आइस की बेल्ट में, खास तौर पे विंटर सीजन में। इफ आई टॉक अबाउट हेल, तो जब अपवर्ड मूविंग एयर है वो वाटर को कैरी करती है टू अ मच हायर ऑल्टीट्यूड, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ड्रॉप्स होती हैं, वो फ्रीज हो जाती हैं और आइस पैलेट्स बनाती हैं। जब ये आइस पैलेट्स नीचे गिरती हैं और वापस से लिफ्ट करी जाती हैं तो एक फ्रोजन वाटर की लेयर बन जाती है, इसे हम कहते हैं आइस पैलेट्स। जो ये आइस पैलेट्स होती हैं वक्त के साथ साथ साइज और वेट में ग्रो करती हैं, और जब अपवर्ड एयर करंट इन आइस पैलेट्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं हवा में, तो हम कहते हैं तो वो जब फॉल डाउन करती हैं, तो जब फॉल होंगी उनको हम कहते हैं हेल स्टोन्स। द वेरी लास्ट टॉपिक इज स्नो। जब एयर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है तो जो वाटर वेपर क्लाउड्स में प्रेजेंट होगा वो कंडेंस करेगा और टाइनी आइस क्रिस्टल्स बनाएगा, और इन टाइनी आइस क्रिस्टल्स को हम कहते हैं स्नो। ये जो टाइनी आइस क्रिस्टल्स होती हैं ये ज्वाइन करती हैं और बनाती हैं फ्लेक्स ऑफ स्नो। जब ये स्नो फ्लेक्स गिरती हैं तो ये स्नोफॉल बनाएंगी, और जब स्नो और रेन साथ में गिरती हैं तो उसे हम स्लीट कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे टर्म्स हैं, एक बार फिर से सुन लो। जब एयर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिरेगा तो नीचे होगा तो जो वाटर वेपर है क्लाउड्स में वो कंडेंस करेगा, टाइनी आइस क्रिस्टल्स बनाएगा, और उन टाइनी आइस क्रिस्टल्स को हम स्नो कहते हैं। जो टाइनी आइस क्रिस्टल्स हैं वो जुड़ के क्या बनाती हैं? स्नोफ्लेक्स बनाती हैं, और जब ये स्नोफ्लेक्स गिरेंगी इसको हम स्नोफॉल कहते हैं। जब स्नो और रेनफॉल साथ में गिरेगी तो उसे हम कहते हैं स्लीट। That's all for this video. I hope आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। Any doubts that you have, you are most welcome to ask me in the comment section of this video. I'll ensure कि मैं आपके सारे के सारे doubts clear करूँ।
क्लास 7 आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. आई विल ट्राई कि मैं उस वीडियो को जल्दी से बना पाऊँ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो. If this video was helpful for you, then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.